प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दुर्भावनापूर्ण और तथ्यहीन डॉक्यूमेंट्री बनाने पर देश के विशिष्ट नागरिकों ने की बीबीसी की कड़ी आलोचना। 300 से अधिक बुद्धिजीवियों ने खुला खत लिखकर इसे बताया औपनिवेशिक सोच का प्रतीक। वहीं ब्रिटेन की संसद में गूंजा भारत की आर्थिक शक्ति का गुणगान। कर्नाटक दौरे पर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। विजयपुरा में कहा, कांग्रेस का प्रयास समाज को तोड़ना और समाज में अराजकता फैलाने का है। नड्डा ने ज्ञान योगाश्रम में की पूजा अर्चना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने G20 मैराथन को झंडी दिखाकर किया रवाना। लखनऊ, वाराणसी, आगरा और नोएडा में मैराथन का किया गया आयोजन। यूपी सीएम ने G20 की अध्यक्षता को देश के लिए बताया गौरव का अवसर। कहा, भारत ने हमेशा पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में माना। जम्मू शहर के बाहरी क्षेत्र नरवाल में दोहरे विस्फोट से 6 लोग घायल। सुरक्षा कर्मियों ने क्षेत्र की घेराबंदी। घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा। मौसम विभाग ने कहा, 23 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ के चलते वातावरण में आएगा बदलाव। 24 जनवरी को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना। दिल्ली के आसपास 24 की रात से 25 के बीच हल्की बारिश हो सकती है। अगले 5 दिन तक तापमान में गिरावट रहेगी जारी। वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला भारत ने 8 विकेट से जीता न्यूजीलैंड के खिलाफ। टीम इंडिया ने 3 मैच की सीरीज में 2-0 की बनाई अजय बढ़त। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने रखा था 109 रनों का लक्ष्य। भारतीय टीम की घर में लगातार 7वीं सीरीज जीत। और दूरदर्शन के राष्ट्रीय प्रसारण पर स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा में देखिए संथाल क्रांति के पीछे का कारण। रविवार सुबह 9 बजे और रात 9 बजे होगा प्रसारण। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री को शेयर करने वाले कई यूट्यूब वीडियोस को ब्लॉक कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक इस डॉक्यूमेंट्री के विवादास्पद एपिसोड को शेयर करने वाले यूट्यूब वीडियो को भी ब्लॉक कर दिया गया है। साथ ही यूट्यूब वीडियो के लिंक वाले 50 से अधिक ट्वीट्स को भी ब्लॉक करने के निर्देश दिए गए हैं। बीबीसी की पीएम मोदी पर विवादित डॉक्यूमेंट्री पर विरोध जारी है। इसे लेकर देश के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, सेवानिवृत्त नौकरशाहों और पूर्व सैन्य अधिकारियों ने पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि बीबीसी की इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री ब्रिटिश साम्राज्य के भ्रम के फिर से उभरने का सबूत है। इसे अब नहीं, ना हमारे नेता के साथ और ना ही भारत के साथ शीर्षक दिया गया है। इसमें कहा गया है कि इस डॉक्यूमेंट्री में भारत के प्रति बीबीसी का पूर्वाग्रह और नकारात्मक सोच दिखाई देती है। इस पर 302 लोगों के साइन हैं। इस लेटर के कोऑर्डिनेटर पूर्व रॉ चीफ संजीव त्रिपाठी और पूर्व राजदूत बी मुखर्जी हैं। लेटर में बीबीसी की सीरीज को लेकर कहा गया है कि यह न केवल भ्रामक और स्पष्ट रूप से एक तरफा रिपोर्टिंग है, बल्कि ये एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में भारत के अस्तित्व के 75 साल पुराने आधार पर कई सवाल उठाती है। डॉक्यूमेंट्री में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी ध्यान नहीं रखा गया है। BBC has a troubled record in dealing with India because it appears to have a colonial mindset with regard to India. And from time to time this surfaces, and this particular documentary of 2 parts was a visible example of the fact that although it's a public broadcasting service, it does these programs which are highly discriminatory, interference in our internal affairs, and which are funded by private partners, not the British government. और इस सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की गूंज ब्रिटिश संसद में सुनाई दी है। बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री के बीच ब्रिटिश सांसद लॉर्ड करन बिलीमोरिया ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में एक हैं। बिलीमोरिया ने भारत को दुनिया की सबसे तेज बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था भी बताया। I conclude with this. Narendra Modi, as a boy, sold tea at his father's
tea stall at a railway station, Gujarat. Today, Narendra Modi is one of the most powerful people on this planet as Prime Minister of India. Today, India has the presidency of the G20. Today, India has a vision in the next 25 years to be the second largest economy in the world with a GDP of $32 billion. The Indian Express has left the station. It is now the fastest train in the world, the fastest growing major economy in the world. The UK must be the closest and trusted friend of partner of India in the decades ahead. चंद दिनों पहले ही ब्रिटिश संसद में पाकिस्तानी मूल के इमरान हुसैन ने बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के विचार पूछे थे। इसके जवाब में सुनक ने कहा था कि वो ऐसे चरित्र चित्रण से सहमत नहीं है। Well, Mr. Speaker, the UK government's position on this has been clear and long-standing and hasn't changed. Of course, we don't tolerate persecution where it appears anywhere, but I'm not sure I agree at all with the characterisation that the honourable gentleman has put forward. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों के नामकरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज़ादी के अमृतकाल में परमवीर चक्र से सम्मानित वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि स्वरूप इन द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने शनिवार को बताया कि पराक्रम दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर करने के समारोह में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर बनने वाले नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का भी अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित अन्य सदस्य पराक्रम दिवस के मौके पर 23 जनवरी 2023 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। वहीं इस मौके पर अन्य विशिष्ट जनों के साथ अपने नेताओं को जानिए कार्यक्रम के अंतर्गत देश भर से आए 80 युवा प्रतिभागी भी नेताजी को श्रद्धांजलि देंगे। इसके साथ ही 31 प्रतिभागी नेताजी के योगदान पर अपने विचार व्यक्त करते हुए नेताजी के जीवन से जुड़े प्रेरक आदर्शों और प्रसंगों का वर्णन भी करेंगे। ये युवा लोकसभा सचिवालय के संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान प्राइड के अपने नेताओं को जानिए शीर्षक कार्यक्रम के जरिए चयनित हुए हैं। प्रधानमंत्री रोजगार मेला के तहत शुक्रवार को पीएम मोदी ने देश भर में 71,000 नियुक्ति पत्र सौंपे थे। इसी मौके पर पीएम ने कुछ नवनियुक्त युवाओं से संवाद किया था। इन युवाओं में मणिपुर की वाइनी चोंग और तेलंगाना से वी वामसी कृष्णा भी शामिल थे। I work in private hospital. To dream and to the next level, I still continue my learning. And after coming here in AIIMS Guwahati, I got Karma Yogi whom helped me wonderfully. I attend all the 8 courses. All the topics were very important in my workplace. Among those topics, sexual harassment is very important for everyone who are working government servant, especially those who are working women. They are ignorant and they don't know how to raise their voice. After learning, sir, I'm proud to say that I have confidence to raise my voice to the immediate concerned person if anything happens to me or to my colleagues. I got कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं, उसकी मदद लेते हैं कुछ? Sir, definitely, sir. I got the Karma Yogi platform definitely useful for upgrading the skills of youth, sir. Why? Because I got Karma Yogi platform offers anytime, anywhere, any place learning. Since its application is available in mobile phones also, sir. It consists of almost 320 courses. Definitely, those are helpful for new learner and the youth. The young generation needs, sir. Before that, I didn't know how to communicate with my superiors and also my subordinates. Presently, I am confidently speak with my superiors and also with my subordinates also, sir. And also, I got chance to speak with you, sir. I really thank Karma Yogi Prarambh module, sir. अपने कार्यकाल विस्तार के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मिशन 2024 में जुट गए हैं। लोकसभा चुनावों से पहले 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियां भी तेज हो गई हैं।
इसी कड़ी में जेपी नड्डा आज कर्नाटक में थे। उन्होंने विजयपुरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा, साथ ही कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने विजयपुरा से शुरू हुई 9 दिवसीय राज्यव्यापी विजय संकल्प यात्रा को भी हरी झंडी दिखाई। कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विजयपुरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इससे पहले नड्डा ज्ञान योगाश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने आश्रम में विशिष्ट जनों से मुलाकात की और पूजा अर्चना की। जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस का प्रयास समाज को तोड़ना और समाज में अराजकता फैलाने का है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। यार 100 बीमार 1 अनार, मैं क्या करूंगा, आप ही फैसला कर लो क्या करना है क्या नहीं करना है। ये हालत थी कांग्रेस की सरकार की। और आपको जानकर खुशी होगी कि प्रधानमंत्री आवास योजना में मोदी जी ने संकल्प लिया, कोई गरीब पक्के छत के बगैर नहीं रहेगा। और आज मैं कह सकता हूं 3 करोड़ 60 लाख मकान पक्के प्रधानमंत्री आवास योजना में बन के तैयार हो गए हैं। ये भी हमको याद रखना होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस और इसके नेता क्या किसी एक भी योजना का नाम गिनवा सकते हैं जिससे कर्नाटक का विकास सुनिश्चित हुआ हो। उन्होंने कहा कि भाजपा ने ही कर्नाटक का विकास किया है। मैं आपसे पूछता हूं, मैं कांग्रेसियों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये जितने पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान और भावी मुख्यमंत्री कांग्रेस के बन रहे हैं, एक भी बता सकता है कोई योजना? एक भी योजना बता सकता है क्या किया उन्होंने कर्नाटक के लिए? मैं एक पर एक योजनाएं आपको गिना रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से हमने विकास के लिए काम किया है। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर विजयपुरा से 9 दिवसीय राज्यव्यापी विजय संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई। ये यात्रा विजयपुरा से चलकर पूरे राज्य से गुजरेगी और 29 जनवरी को पूरी होगी। ध्यान रहे कि विजय संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यादगीर और कालबुर्गी की यात्रा के 2 दिन बाद शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री ने उत्तर कर्नाटक के इन जिलों में करोड़ों रुपए की सिंचाई, पेयजल और राजमार्ग परियोजनाओं की शुरुआत की थी और घुमंतु जनजाति लंबानी को भूमि के स्वामित्व का हक देने वाले पत्रों का वितरण किया। भाजपा के चुनावी अभियान में केंद्र में 5 कार्यक्रम हैं। इनमें घर घर दस्तक अभियान के तहत 2 करोड़ लोगों तक पहुंचना, घर मालिकों की अनुमति से दीवारों पर चित्र उकेरना, डिजिटल वॉल पेंटिंग बनाना, सदस्यता अभियान और लाभार्थियों के साथ बातचीत करना शामिल है। कर्नाटक में विपक्ष के बीच जहां एकजुटता की कमी दिख रही है, वहीं भाजपा अपनी चुनावी तैयारियों को लेकर मीलों आगे है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। G20 की अध्यक्षता कर रहा देश इस आयोजन को सफल बनाने के लिए पूरे जोशो खरोश से जुटा हुआ है। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में फरवरी माह से आयोजित होने जा रहे G20 सम्मेलन को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए शनिवार को रन फॉर G20 वॉकाथन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में G20 वॉकाथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। सम्मेलन में विदेशी आगंतुकों को प्रदेश की छवि, यहाँ की संस्कृति, खान पान और डिजिटल यूपी को प्रदर्शित करने की पूरी तैयारी है। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में फरवरी माह से आयोजित होने जा रहे G20 सम्मेलन को लेकर व्यापक जन जागरूकता का प्रसार करने के लिए शनिवार को रन फॉर G20 वॉकाथन का आयोजन किया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में G20 वॉकाथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। फ्लैग ऑफ कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को G20 सम्मेलन के आतिथ्य का सुअवसर प्राप्त हुआ है। इस सम्मेलन के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की छवि, यहाँ की संस्कृति, खान पान और डिजिटल यूपी को प्रदर्शित करने का अवसर हमें मिला है। G20 दुनिया के वे 20 बड़े देश हैं जहां पर दुनिया की 60% से अधिक आबादी निवास कर रही है। दुनिया के 75% से अधिक ट्रेड पर जिनका अधिकार है। दुनिया की 85% जीडीपी पर जिन देशों का अधिकार है।
और दुनिया के अंदर इनोवेशन, रिसर्च और पेटेंट में 90% से अधिक पर जिनका अधिकार है। दुनिया के वे 20 बड़े देश G20 के नाम पर जाने जाते हैं और दुनिया के उन 20 बड़े देशों का नेतृत्व आज उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। यूपी में जिन 4 शहरों में G20 के सम्मेलन होंगे वे हैं राजधानी लखनऊ, वाराणसी, आगरा और गौतम बुद्ध नगर। इन शहरों में वर्चुअली वॉकथॉन को शुरू करने के बाद सीएम योगी ने कहा कि दुनिया इस बात को मान रही है कि वैश्विक संकट के इस दौर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में एकमात्र ऐसा यशस्वी नेतृत्व है जो दुनिया को संकट से उबार सकता है। हमने तो इस बात को माना था कि यह सोचना तो एक बहुत छोटी सोच होती है। हमने तो हमेशा इस बात को माना कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो सुधेव कुटुंबकम। पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में मानने की जो भारत की सनातन सोच रही है, उस सनातन सोच को उजागर करने का एक अवसर भारत के पास आया है। वाराणसी में भी वॉकथॉन का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यहां लोगों को संबोधित किया, जिसके बाद दौड़ की शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश में जितना इवेंट हो रहे हैं उसके सबसे बड़ा सक्सेसफुल और पूरा मेमोरी करें लोग, पूरा जनता जो है जिंदगी भर याद रखें G20 प्रेसिडेंसी इंडिया का था, उस तरह से विस्तार रूप से करना चाहते हैं, पॉपुलराइज करना चाहते हैं। बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं, पूरे शहर को सजाया जा रहा है और हम बहुत सारी काम कर रहे हैं और जनता में जागरूकता हो, वो G20 के लिए मानसिक रूप से तैयार हो सके, उन्हें लगे कि हमें अपने को शोकेस करना है। इसके लिए ये रेसेस आयोजित की जा रही है, रन्स हो रही हैं। वॉकथॉन में युवा खिलाड़ी, एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस के वॉलंटियर्स, सिविल डिफेंस, बेसिक शिक्षा परिषद के खेल शिक्षक, नेहरू युवा केंद्र और प्रांतीय रक्षा दल के जवान, एनडीआरएफ और पीएसी बैंड के सदस्य शामिल रहे। ब्यूरो इनपुट के साथ हरिकेश बहादुर सिंह गौतम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कलवारी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी INS वागीर को 23 जनवरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में बनी इस पनडुब्बी को नौसेना में शामिल करना भारतीय नौसेना के बिल्डर्स नेवी बनने की दिशा में एक और बड़ा कदम होगा। कलवारी श्रेणी की पनडुब्बी INS वागीर समुद्र में भारत के हितों की रक्षा के लिए भारतीय नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तैयार है। ये पनडुब्बी एंटी सरफेस और एंटी सबमरीन वॉरफेयर के अलावा खुफिया जानकारी इकट्ठा करने, माइन बिछाने और निगरानी मिशन जैसी क्षमताओं से लैस होगी। इसमें केंद्रीकृत प्रोपल्शन और मशीनरी नियंत्रण के लिए इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है। INS वागीर में विश्व स्तरीय सेंसर भी लगाए गए हैं। वागीर सबमरीन जो है ये कलवरी क्लास की 5वीं सबमरीन है और कलवरी क्लास के सारे सबमरीन जो हैं वो डिफरेंट रोल्स, जो वो मॉनिटरिंग हो, प्रेजेंस हो या सर्वेलेंस हो या कैरिंग आउट अटैक हो, हर एक रोल के लिए रेडी हैं। तो जिस रोल में हमें डिप्लॉय किया जाएगा उस रोल के लिए हम इक्विप करके जाएंगे। वागीर को 12 नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। भारत में अब तक बनाई गई सब पनडुब्बियों में सबसे कम समय वागीर को बनाने में लगा है। फरवरी 2022 में शुरू हुए वागीर के समुद्री ट्रायल के बाद से वागीर की व्यापक जांच की गई। सेना में शामिल करने से पहले वागीर को कड़े निरीक्षण और समुद्री ट्रायल से गुजारा गया है। This submarine is designed to carry out anti-submarine warfare, anti-ship warfare and mine laying operation and intelligence gathering operations. In addition to that, this submarine is very stealthy and can go up to very deep and find out information about the enemy. ये बहुत ही एडवांस सबमरीन है। बेसिकली अब तक जो सबमरीन हमारे पास आई है ये 5th सबमरीन है और इसमें जो हमारे मिसाइल्स एंड टॉर्पेडोज हम यूज़ करते हैं बहुत ही एडवांस हैं और डेफिनेटली हम आगे आने वाले टाइम पे जो भी वॉरफेयर सिनेरियो रहेगा उसके लिए हम बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। INS वागीर पनडुब्बी की 2 मुख्य विशेषताएं
गोपनीयता और निडरता पर खरी उतरती हैं। इससे पहले वागीर नाम से ही एक पनडुब्बी को 1 नवंबर 1973 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इस पनडुब्बी ने गश्त लगाने समेत कई ऑपरेशनल मिशन में हिस्सा लिया। करीब 3 दशक तक देश को सेवाएं देने के बाद इसे 7 जनवरी 2001 को सेवा मुक्त किया गया। INS वागीर कलवरी क्लास या स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं पनडुब्बी है। हम जानते हैं कि इसकी जो ध्येय है शौर्य, साहस, समर्पण, ये जाहिर सी बात है, दर्शाता है कि किस तरीके से जब एक बार ये भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगी, बेड़े में आ जाएगी, किस तरीके से उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी। पहले की वागीर की परंपरा निभाते हुए ये वागीर भी अपनी स्टेलर सर्विस इंडियन नेवी को देगी। कैमरा पर्सन कपिल मस्की के साथ श्यामा मिश्रा, DD न्यूज़, मुंबई। MV गंगाविलास रिवर क्रूज के सैलानियों ने झारखंड के साहिबगंज के एक गांव का दौरा किया और ग्रामीणों के रहन सहन को समझा। इसके अलावा यहां स्थित मल्टी मॉडल टर्मिनल को भी देखा। इसके बाद ये कारवां अपने आज के अंतिम पड़ाव की तरफ आगे बढ़ा। आज MV गंगाविलास रिवर क्रूज पश्चिम बंगाल के फरक्का तक यात्रा करेगा। MV गंगा विलास रिवर क्रूज के सैलानियों ने झारखंड के साहिबगंज का दौरा किया। झारखंड की धरती पर सैलानियों का स्थानीय गीत संगीत से अभिनंदन हुआ। सैलानियों ने यहां बने मल्टी मॉडल टर्मिनल को देखा। इसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री ने किया था। इसके बनने से जल मार्ग के रास्ते होने वाले व्यापार और मूलभूत सुविधाओं के विकास में इजाफा हुआ है। इसके जरिए सैलानियों ने देश के विकास को समझने का प्रयास किया। सैलानी पास के गांव सामदा नाला पहुंचे। यहां उन्होंने ग्रामीणों के रहन सहन को अपनी तस्वीरों में उतारा। ग्रामीणों के जीवन स्तर को उठाने के लिए किए जा रहे सरकारी प्रयासों को देखा और भारत के समग्र विकासवादी मॉडल को समझने का प्रयास किया। It's a nice change because so far we have been mostly visiting bigger cities, bigger places, and we didn't have a chance to experience like real local village life. And so today is our chance, and I'm amazed. Also, the passengers like it a lot. Also, we have a chance to walk a little bit and meet all the friendly villagers here. So it's amazing. It's a very good experience. Something different. Actually, happy villagers, you know, they don't live with much, but they are happy with their lives. They also get supported by the government. I saw there is some infrastructural improvement, and I think also in the future there will be job possibilities nearby because there is a port being developed right next to the village, and I think they have a happy, nice life, and yeah, when I look around, it looks beautiful, and I'm very proud, and I have a chance to come and visit this place anyway. So it's also very easy to reach by ship. So I'm very happy I have a chance to see. स्थानीय निवासियों के लिए भी ये एक अविस्मरणीय पल रहा। जिला प्रशासन ने माना कि इस तरह के प्रयास किए जाएं तो वैश्विक रूप से सभी को भारतीय संस्कृति को जानने का मौका मिलेगा, रोजगार में वृद्धि होगी और देश की अर्थव्यवस्था अधिक विकसित होगी। पहले आपके माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को साधुवाद देते हैं। उन्होंने इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना, यह विचार, यह सोच कि माँ गंगा भी हम सबके लिए जीवन का एक मार्गदर्शक बने, आदिकाल से करते आई है, लेकिन माँ गंगा भी एक पर्यटन के माध्यम से यहाँ रोजगार का नया अवसर पैदा कर सके। इस दृष्टिकोण से यह एक बड़ा सुअवसर हम सबके जिम्मे आया है। और जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने साहिबगंज जिला को गंगा पुल देने का काम किया था, ये बड़ा विशाल बंदरगाह, मल्टी मॉडल बंदरगाह देने का काम किया था, वहीं पर यह जो है पर्यटन के दृष्टिकोण से भी ये एक अवसर हम सबको मिला है और आने वाला समय में पर्यटन के दृष्टिकोण से साहिबगंज एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु के रूप में स्थापित होगा। माँ गंगा के रास्ते ये पर्यटन हम सबको मिलेगा। कल शाम को ये जहाज गंगा विलास साहिबगंज समदा घाट पे पहुंच गया था और आज हमने इनका जो भी टूरिस्ट आए हैं उनका स्वागत किया है और जो हमारा ट्रेडिशनल एक सॉन्ग है उसके साथ स्वागत किया है जो संथाल महिलाओं के द्वारा किया गया था। साथ ही साथ जो हमारा ये मल्टी मॉडल टर्मिनल है, या हमने सभी टूरिस्ट को घुमाया, उनको बताया इसका पर्पज़ क्या है। कुछ विलेजर्स से भी हमने उनकी बात कराई है। जब ये क्रूज क्योंकि कॉमर्शियल क्रूज है, अगली बार जब आएगा, जैसे मोती झरना है, हम लोग का शिवगादी धाम है, राजमहल में जामी मस्जिद है, साथ ही साथ बाराद्वारी है, जो भी हमारे ओल्ड हिस्टोरिक साइट्स है, और
अभी जो कल्चरल साइट्स है, कन्हैया स्थान हो गया, वो सब में हमने इनको रिक्वेस्ट किया है, तो अगली बार से ये लोग उसको शामिल करेंगे। उस सब के बारे में भी हमने टूरिस्ट को बताया है। सैलानियों के अभिवादन में ग्रामीणों का समूह घाट किनारे एकत्रित हुआ। सैलानियों ने भी अभूतपूर्व आतिथ्य के लिए सभी का अभिवादन किया। यहाँ से निकलकर MV गंगा विलास रिवर क्रूज ने अपने आज के अंतिम पड़ाव फरक्का के लिए यात्रा शुरू की। MV गंगा विलास रिवर क्रूज के सैलानियों ने साहिबगंज के समदा विलेज का दौरा किया और यहाँ की परिस्थितियों को समझा, लोगों को समझा, उनके कल्चर को देखने का प्रयास किया और उनके रहन सहन को भी देखने की कोशिश की। इसके अलावा यहाँ पर मल्टीपर्पज़ बोर्ड जो बना है उसका भी उन्होंने अवलोकन किया है, देखा है और जानने का प्रयास किया है और ये यात्रा लगातार अब आगे की ओर जारी है। ये फरक्का की तरफ बढ़ रहे हैं। अपने सहयोगी राहुल चोपड़ा के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, समदा गाँव, साहिबगंज, झारखंड। भारत और न्यूजीलैंड के बीच रायपुर में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में टीम इंडिया ने 8 विकेट से मुकाबला जीत लिया है। 109 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम की सधी हुई शुरुआत हुई। पहले विकेट के लिए रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने 72 रन की साझेदारी निभाई। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अर्धशतकीय पारी खेलकर आउट हुए। भारत को दूसरा झटका विराट कोहली के रूप में लगा। कोहली 11 रन बनाकर सेंटनर का शिकार बने, जबकि शुभमन गिल 40 रन बनाकर नाबाद रहे। इस जीत के साथ 3 मैच की सीरीज में भारत ने 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। इससे पहले न्यूजीलैंड की पूरी टीम 108 रन पर सिमट गई थी। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी कीवी टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। मोहम्मद शमी ने पहले ही ओवर में फिन एलन को 0 के स्कोर पर चलता किया, जबकि मोहम्मद सिराज ने हेनरी निकोल्स को आउट किया। वहीं डेरल मिशेल को शामी ने पवेलियन भेजा। 15 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। इसके बाद ग्लेन फिलिप्स और ब्रेसवेल ने कीवी पारी को संभाला। फिलिप्स ने सर्वाधिक 36 रन बनाए, जबकि ब्रेसवेल ने 22 और सेंटनर ने 27 रन का योगदान दिया। वहीं भारत की ओर से मोहम्मद शमी ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, जबकि हार्दिक पांड्या और वाशिंगटन सुंदर को 2-2 सफलताएं मिली। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।